नमस्कार सर, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार कल्पना जी। जी, आज हम बेसिकली सूर्य के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि सूर्य जी के बिल्कुल। साथ अगर ग्रह मिलते हैं तो क्या परिणाम आते जी। हैं, क्या रिजल्ट्स क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, और अगर दोनों ही आते हैं तो कैसे होते हैं, ये हमारे आप दर्शकों को समझाइए। जी बिल्कुल। सूर्य जो ग्रहों के अधिपति माने जाते हैं, नौ ही नौ ग्रहों का संचालन पूरा का पूरा सूर्य देव के हाथ में ही है। सूर्य देव यदि जो आपकी कुंडली में प्रबल है और बाकी के ग्रह अरिष्ट है, तो भी वो इतना प्रभाव नहीं दे सकते जितना प्रभाव सूर्य देगा। सूर्य एक अग्नि तत्व वाला ग्रह है, और जो एक ही गति से चलता रहता है, ना कभी वो वक्री होता है ना कभी वो मार्गी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्गी गति से ही चलने वाला ग्रह है। सूर्य हर एक महीने में एक बार बदलता है, जिसको हम संक्रांति बोलते हैं। शुक्र सूर्य उसकी संक्रांति के अनुसार भी उसका फल बदल करता है। जैसे हमारे वेद शास्त्र के अंदर इसको संक्रांति बोली जाती है, वही पाश्चात्य ज्योतिष में देखा जाए तो सूर्य पे से ही लियो सारी सनसाइंस पे प्रिडिक्शन दिया जाता है। सूर्य ग्रहों के अधिपति में से जिस जिस ग्रह के साथ यदि जो मिलता है, तो वो उसके भाव और उसके प्रकृति के हिसाब से अलग अलग तरह के फल प्रदान करता है। यदि जो हम इसकी ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हर एक लग्न, हर एक भाव, हर एक राशि के अनुसार बहुत लंबा हो जाएगा। परंतु एक हम सामान्य तौर पे देखने जाते हैं तो ग्रह से ग्रह की युति, प्रतियुति, तो वो किस तरह का फल देती है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सूर्य सिंह लग्न का कारक है। सिंह लग्न यानी कि इसका नाम ही सिंह है, कि जो सिंह समान व्यक्तित्व धराता है, रखता है, जिसका प्रभाव एक बंदा एक समूह के बीच में होने के बाद भी एक पूरा अलग सा तीर के आता है, वही बंदा एक सूर्य का है। एक राजा समान व्यक्ति, राजा तुल्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जितने भी सरकारी अधिकारी है या मल्टीनेशनल कंपनी पे एक ओहदे की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उन सब पे सूर्य ज्यादा प्रभावी होता है। सूर्य एक प्रभुत्व वाला ग्रह है, वो एक लीडरशिप करना जानता है। वो ना किसी की सुन सकता है और ना किसी के अंडर में काम कर सकता है। परंतु सूर्य के मित्र कौन कौन? तो आज सूर्य का स्वभाव अंगारक है, तो सूर्य का मित्र हुआ एक तो मंगल, कि मंगल भी सूर्य की तरह ही प्रकृति रखता है और ग्रहों में उसको सेनापति की पदवी दी गई है। तो राजा और सेनापति यदि जो साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तो वो कोई जंग जीत ही नहीं पाएंगे। तो एक तो हो गया मंगल। दूसरा यदि जो हम आते हैं तो वो आएगा बुध। बुध बढ़िया है, वो सभी के साथ मिल जाता है अलावा गुरु के। तो सूर्य और बुध जब भी साथ में मिलते हैं तो वो एक आदित्य योग बनाता है, क्योंकि बुध और सूर्य का युति सबसे बढ़िया भी माना जाता है। इसके बाद आते हैं चंद्र पे। तो चंद्र की प्रवृत्ति में सूर्य जब चंद्र के सामने, मतलब जब पूनम का दिन होता है, तब सूर्य और चंद्र आमने सामने होते हैं। वो योग उसका बहुत अच्छा है, क्योंकि अग्नि के सामने जल है। आज हम 10 दिशाओं के दिक्पाल भी देखने जाएं तो अग्नि के सामने की दिशा वायु और उसके पास में ही जल की दिशा आती है। तो वो योग काफी अच्छा होता है। परंतु जब सूर्य और चंद्र साथ में बैठे होते हैं तो 14 अमावस्या का जन्म भी होता है, उसको एक अमावस्या योग भी बोलते हैं, जो एक अच्छा योग नहीं माना जाता। क्योंकि जब अग्नि उसका अग्नि तत्व छोड़ देती है और जल उसका जल तत्व छोड़ देती है, तो वो दोनों अपने अपने तत्व में काम नहीं किया करते, जबकि अग्नि और जल शामिल होना यानी कि आग को बुझाना या तो पानी को सुखाना। तो ये योग एक काफी अरिष्ट योग में आता है। अब हम गुरु की बात करें तो गुरु गुरु सभी ग्रहों का गुरु ही है। तो गुरु सूर्य का भी गुरु है। आज जैसे राजा अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए अपने वहां के आचार्य गुरु उनकी सलाह लेते हैं, वैसे ही ग्रहों के मंडल में गुरु सबके अधिपति माने जाते हैं और गुरु की सलाह सूर्य को भी लेनी पड़ती है। तो जब जब भी सूर्य और गुरु साथ में होते हैं वो भी एक अच्छा फल माना जाता है। परंतु यहाँ होता क्या है, जब यह सूर्य और गुरु साथ में होते हैं तो गुरु को सूर्य का ही मान रखना पड़ता है। तो गुरु अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता, क्योंकि एक राजा के सामने वो किसी और का सोच नहीं सकता। तब वो जाके गुरु सूर्य के साथ अस्त हो जाता है, और गुरु का जो पूर्ण फल प्रदान होना चाहिए वो नहीं मिल पाता, परंतु जो सूर्य का फल प्रदान होना चाहिए वो दुगना मिल जाता है। अब आते हैं शुक्र पे। तो शुक्र की प्रवृत्ति सूर्य से सबसे नजदीक के ग्रहों में आती है। जो सूर्य के एकदम पास के ग्रहों में देखा जाए तो शुक्र शुक्र का ही नाम आता है। परंतु सूर्य है वो एक प्रभुत्व वाला, ईमानदार,
और अपने सिद्धांतों पे चलने वाला ग्रह है, जबकि शुक्र है वो एक चंचल प्रवृत्ति का ग्रह है, जो एक मनुष्य को असामाजिक प्रवृत्ति के लिए भी उसकी विचारधारा बदलता है। सूर्य और शुक्र एकदम आसपास में होने के बावजूद भी दोनों की प्रकृति अलग होने से शुक्र से साथ उसकी शत्रुता रहती है। अब यदि जो हम शनि पे आते हैं, तो शनि यानी ग्रहों के मंडल में सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। और सूर्य और शनि की प्रकृति प्रवृत्ति दोनों की अलग अलग बताई गई है। सूर्य और शनि एक ऐसा योग है कि जिसमें कभी भी कोई भी सही तरह से प्रिडिक्शन आज तक नहीं कर पाया। वजह क्या है? क्या यदि जो हम ग्रह मंडल के सर्वतोभद्र को स्थापित करते हैं, तो सूर्य मंडल के सबसे आगे शनि, राहु और केतु, इन तीन को विराजमान किया जाता है। जहां पर शनि के सबसे पीछे सूर्य का स्थान रहता है। यानी एक तरह से यदि जो हम ग्रहों के सर्वतोभद्र को देखने जाएं, तो यदि जो सूर्य और शनि साथ में होते हैं, तो शनि एक्चुअली सूर्य को बचाता है। परंतु सूर्य और शनि साथ में होने से ये आपको पूर्ण संघर्ष भी करवाता है। क्यों? कि वो एक युद्ध का मैदान है, और जहां पर युद्ध का मैदान होगा, वहां पर आपका मानसिकता, मतलब जो आपका मानस है, वो भी आपका उस तरह से रहेगा। तो ये संघर्षमय युति हम इसको कह सकते हैं। अब आते हैं राहु पे। तो राहु जो है वो प्राकृतिक तरीके से देखा जाए तो सूर्य का वेद करता है। राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो चंद्र और सूर्य को वेद करते हैं, जिसी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। तो ये प्राकृतिक नियम के अनुसार राहु और सूर्य का मिलना अशुभ है। केतु और सूर्य का मिलना अशुभ है। परंतु राहु और केतु के अंदर एक अपवाद ये भी है कि यदि जो राहु स्वयं सिंह राशि का है, या जहां पर सूर्य बैठा है उसी राशि का है, तो राहु उस वक्त गलत फल नहीं देता, बल्कि सूर्य को मजबूत बनाता है। क्योंकि सूर्य की सेना में ग्रह के सर्वतोभद्र मंडल को देखने जाएं, तो समस्त ग्रहों की रक्षा ही राहु, केतु और शनि किया करते हैं। जबकि राहु, शनि और केतु को लोगों ने इतना हाव भाव दे रखा है कि इनसे लोग डर डर के हर एक कार्य, जितने को उतने पैसे भी खर्चने को तैयार हो जाते हैं। जी। जबकि वो ये नहीं देखते हैं कि राहु कहाँ पे है, सूर्य कहाँ पे है, या योग क्या बन रहा है। अब हम यदि जो योग और युति की बात करें, तो सबसे पहले मैं सूर्य और चंद्र का जैसे बताया कि सूर्य और चंद्र जब आमने सामने होता है, तब चंद्र पूर्ण कलाओं से खिला हुआ होता है, क्योंकि वो दिन पूनम का होता है। सूर्य का उस पर संपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उसका पूर्ण प्रकाश चंद्र पे रहता है, और चंद्र अपनी सारी की सारी कलाओं को निकाल के आपके सामने प्रदर्शित करता है और पूरे संसार को एक शांति प्रदान करता है। चंद्र औषधियों का करता है। जो हमें रात में नींद आती है ना, वो हम पूरे दिन में जो थकान महसूस करते हैं, और रात में जब नींद लेते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर एक औषधियां पैदा होती है, जिस वजह से वो सारी की सारी थकान मिट जाती है, और नया दिन एक नई एनर्जी के साथ हम शुरू किया करते हैं। तो यही चंद्र को पे से जब सूर्य का आवागमन प्लस माइनस होता है, मतलब तिथि के अनुसार यदि जो हम देखते हैं, तो चंद्र की गति जैसे उभरती है और वापस डाउन होती है, उसी तरह से जैसे समुद्र में भी भूचाल आता है, और समुद्र में भी भरती और ओट आने का जो रहता है, वही हमारे शरीर के अंदर भी रहता है। आप रोज एक जितना खाना कभी नहीं खा पाओगे। आज यदि जो आपने 300 ग्राम खाना खाया है, तो कल आप 275 ग्राम खाओगे, फिर 325 ग्राम खाओगे। जैसे जैसे चंद्र की कलाएं प्लस होती जाएगी, वो जैसे जैसे सूर्य से दूर होता जाएगा, आपकी भूख कम होती जाएगी, सूर्य से नजदीक आता जाएगा, आपकी भूख बढ़ती जाएगी। जी। तो सूर्य और चंद्र का ये योग काफी अच्छा माना जाता है, जब वो सूर्य और चंद्र आमने सामने हो। परंतु वही जब सूर्य और चंद्र साथ में होते हैं, तब मनुष्य पे एक तरह से देखा जाए तो वो ग्रहण योग भी कहा जा सकता है। क्योंकि सूर्य अपनी अग्नि प्रवृत्ति में नहीं रहा, और चंद्र अपनी जल प्रवृत्ति में नहीं रहा। ना अग्नि अग्नि रह सकी और ना जल जल रह सका। तो होता क्या है कि उस वक्त में मनुष्य अपना कोई भी डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाता, और हर समय वो उसमें भ्रमित रहता है। अब ये योग किस घर में रहता है? जैसे ये प्रथम घर में हो सकता है उसको शारीरिक कोई तकलीफ भी हो, बाय बर्थ। उसको जो जिसको हम बाय बर्थ जिसके प्रॉब्लम आता है, वो सूर्य और चंद्र के योग के साथ में यदि जो राहु और केतु मिल जाए, तो हम वो जो देखते हैं मंद बुद्धि के बालक, जैसे मंद बुद्धि के बालक हो गए, जन्म से ही किसी को कैंसर भी हमने देखा हुआ है। तो ये जो सारे योग है, वो सूर्य चंद्र और उसके साथ में यदि जो केतु मिल जाता है, तो सूर्य चंद्र के साथ का एक अशुभ योग ये भी खड़ा कर देता है।
यदि जो सूर्य चंद्र की युति दूसरे स्थान में है, तो दूसरा स्थान यानी धन और परिवार का स्थान हुआ, तो उसके स्थान में वो उसकी अशुभता डाल देता है। जैसे जी। पैसे आने में दिक्कत होना, पैसे में रुकावटें आना, परिवार में एक दूसरे के बीच में साम्यता ना होना। उसी तरह से हर एक घर के अलग अलग प्रभाव के अनुसार उसका अलग अलग कार्य क्षेत्र रहता है। अब यदि जो मंगल की बात करें, तो सूर्य और मंगल दोनों एक ही प्रवृत्ति के, मतलब दोनों आगे। लेकिन अब ये सूर्य और मंगल मिलते हैं तो हमारे शास्त्रों में और जो ज्योतिर्विद आचार्यों ने बताया गया है, उस हिसाब से इसको अंगारक युग बोलते हैं। और ये बताया जाता है कि संगारक युग की शांति करवानी चाहिए, तो ही आपके जीवन में सुखमय जीवन सुखमय रहेगा। परंतु कोई भी योग ऐसा नहीं होता कि वो हर समय अशुभ फल ही प्रदान करता है। योग के अनुसार उसका घर, उसका भाव, वो भी देखना पड़ता है। यही यदि जो सूर्य और मंगल की युति छठे भाव में होती है, जिसको हम रोग और शत्रु का स्थान बोलते हैं, तो सबसे अच्छी युति भी मानी गई है। उसमें सूर्य और मंगल की शांति कभी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जहां पर रोग और शत्रु के स्थान में सूर्य और मंगल की अंगारक युति हो रही है, तो ना तो आपके सामने कोई आपका शत्रु खड़ा हो सकता है, ना आपको इतना कोई रोग सता सकता है। यदि जो आपको कोई बीमारी भी आई है, कोई रोग भी आया है, तो भी उसका निदान तुरंत हो जाता है। यदि आपके सामने कोई शत्रु है, तो उसको आप तुरंत ही परास्त कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में यदि जो सूर्य और मंगल की शांति कराई जाए, तो वो शांति अंगारक योग की उसी जातक के लिए अच्छी नहीं रहती, और उसके सामने शत्रु खड़े हो जाते हैं। यही सूर्य मंगल की युति यदि जो तीसरे भाव में यानी कि पराक्रम भाव में है, तो उसको कभी भी शांत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान को जीने के लिए भी अग्नि की जरूरत है। हम जो खाना खाते हैं वो भी हमारी पेट की अग्नि को शांत करने के लिए ही खाते हैं। तो यदि जो उसके पराक्रम की अग्नि कम हो गई, तो उस बंदे की कैपेबिलिटी वो कैसे बाहर लाएगा। परंतु यही युति सूर्य मंगल की यदि जो सप्तम भाव में हो गई, चौथे भाव में हो गई और अष्टम भाव में हो गई, तो इसको जरूर से शांत करना चाहिए। क्योंकि जहां पर सुख स्थान का कारक चौथा हम मानते हैं, चौथा भाव जो हम सुख का मानते हैं, वहां पर अंगारक योग हो गया, तो आपको जीवन में कभी शांति नहीं मिलनी। उसी जी। तरह से यदि जो हम पत्नी भुवन में सप्तम स्थान में सूर्य मंगल का अंगारक योग मानते हैं, तो उसका कभी भी विवाह जीवन सुखमय नहीं जाना है। यही योग यदि जो हम अष्टम स्थान में सूर्य मंगल का मानते हैं, तो सूर्य तो पहले से ही अष्टम स्थान में दूषित गिना जाता है, और साथ में मंगल के साथ और भी दूषित हो जाता है। तो यदि जो ये योग 4, 7 और 8 स्थान में बनते हो, तो इसको जरूर से शांत करना चाहिए। और यदि जो ये योग प्रथम स्थान, 10वें स्थान, तीसरे स्थान और छठे स्थान में हो, तो इसको कभी भी शांत नहीं करना चाहिए। 10वें स्थान में, 11वें स्थान में, पहले स्थान में, तीसरे स्थान में और छठे स्थान में जिसके ये योग होता है, वो एक आर्मी में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, एसआरपीएफ में बहुत बड़ा ऑफिसर होता है। उसकी जो पदवी होती है वो बहुत उच्च होती है। बड़े बड़े एग्रेसिव राजनेताओं की कुंडली में भी ये योग इसी घर में देखा गया है। तो ये योग यदि जो स्थान में हो, तो इसको शांत नहीं करना चाहिए। ये योग कुछ स्थान के लिए काफी अच्छा है और कुछ स्थान के लिए सामाजिक दृष्टि से खराब है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों सिद्धांत वाले ग्रह हैं। तो वो किसी की सुनेंगे नहीं, और विवाह जीवन जैसे हुआ, सुख हुआ, तो उसमें तो सुने बिना चलनी नहीं है। उसमें तो एक दूसरे का कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग दोनों जरूरी हो जाता है। अब आते हैं हम सूर्य और बुध की युति के बारे में। तो सूर्य और बुध आदित्य योग बनाता है। ग्रहों के हिसाब से देखने जाए तो पांचवी सिंह राशि से जो छठा कारक कन्या राशि का द्वितीय धन स्थान माना जाता है, और उसका 11वां कारक मिथुन यानी कि वो भी बुध का घर है। यानी योग की दृष्टि से लग्न और धन का समन्वय हो गया, लाभ और लग्न का समन्वय हो गया, तो सूर्य और बुध की युति कभी भी खराब नहीं होती। सूर्य और बुध की युति जिस जिस जातक में होती है, उसको आदित्य योग के नाम से जाना जाता है। और ये आदित्य योग चाहे जिस भी स्थान में हो, वो हमेशा सुख फलदायी ही होता है। इसका कभी भी अशुभ फल का प्रभाव नहीं देखा गया है। हाँ, उसके भाव के चलते यदि जो अनिष्ट घर में है, तो ऑब्वियसली उस घर का अनिष्ट प्रभाव ही दिखेगा। परंतु वो भाव के चलते अनिष्ट घर में नहीं है, और उसके अलावा के अच्छे घरों में पड़ा है और अच्छे घरों के साथ युति बना के बैठा है, तो सूर्य और बुध के जातक एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सीएस, अच्छे गणितज्ञ, ये सब भी सूर्य बुध की युति में देखे जाते हैं। सूर्य बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि, गुरु का प्रतियुति योग, ये योग यदि जो हम देखने जाएं, उसके साथ गुरु का मिलान आते ही, जैसे आज ज्योतिष से किसी से बात करते हैं या कोई बड़े प्रोफेसर से बात करते हो,
या जैसे जज हो गए, इन सब की कुंडली में ये योग माना जाता है, क्योंकि वो लोग अत्यधिक विद्याशाली और बुद्धिशाली कहे जाते हैं। सूर्य और बुध के आदित्य योग के ऊपर यदि जो गुरु का दृष्टि आ गया, मतलब वो मनुष्य 1 लाख में से एक होता है कि जिसके अंदर अपार बुद्धि और अपार विद्या का समन्वय होता है। इसी के साथ यदि जो शनि का दृष्टि आ गया तो एक वो बहुत बहुत बड़ा ज्ञानी और सन्यासी तपस्वी भी माना जाता है, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है कि जो मनुष्य को तपस्या की ओर आकृष्ट करता है और उसके अंदर ध्यान भी केंद्रित करता है। तो सूर्य और बुध के आदित्य के ऊपर गुरु और शनि का कहीं भी पूर्ण दृष्टि मिलान हो रहा है, तो ये युति सूर्य बुध गुरु और शनि की मानी जाती है, और वो एक बंदा काफी अच्छा तपस्वी, धर्म ध्यान में ध्यान देने वाला भी बनता है। शनि की दृष्टि की वजह से उसको तपस्या में काफी भंग भी मिलते हैं, परंतु वो अपने दृष्टिकोण से दूसरी तरफ जाता नहीं है। अब यदि जो हम सूर्य और गुरु की बात करें तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। सूर्य गुरु के ज्ञान के बिना अधूरा है और गुरु सूर्य के राज्य के बिना अधूरा है। मतलब गुरु को सूर्य का साथ मिलता है तो भी वो प्रभावशाली हो जाता है, और सूर्य को गुरु का साथ मिलता है तो वो अपने फल में बढ़ावा दे देता है। परंतु यहाँ पर जब गुरु सूर्य के साथ बैठा है तो सूर्य के फलों में ज्यादा वृद्धि देता है उसके सामने। जब जब भी सूर्य गुरु के घर में आता है तो वो एकदम शांत होता है, और उस वक्त हम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। जैसे अभी हम देखने जाए तो धनु राशि के घर में सूर्य का भ्रमण हो रहा है, तो इसको हम मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, परंतु इस मंथ में, मतलब जब जब भी धनु में सूर्य आता है या मीन में सूर्य आता है, जिसको धनारक और मीनारक गिना जाता है, उसमें आप कोई भी धर्म कार्य की प्रवृत्ति करते हो, कोई अनुष्ठान करते हो, कोई धार्मिक क्रिया के संबंधित कार्य करते हो, तो वो आपको दूसरी युति से भी ज्यादा 4 गुना अच्छा फल प्रदान करेगा। क्योंकि जब गुरु के घर में सूर्य है तो सूर्य को उसका सम्मान रखना है, और उसको उसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव ना देके उसको उसका संपूर्ण फल भी प्रदान करना है। सूर्य और गुरु की युति साथ में होने से बहुत अच्छा लेक्चरर बन सकता है, विद्याशाली और बुद्धि वाला एक राजा बन सकता है। उसका सर्कल और उसकी जो भी कार्यक्षमता है उसमें दुगना बढ़ावा हो सकता है। सूर्य और शुक्र की युति को हम लेने जाते हैं तो प्रकृति के हिसाब से दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मैं यहाँ पर यदि जो लोगों की लैंग्वेज यूज करूँ तो सूर्य और शुक्र की शत्रुता है। हालांकि मैं किसी को भी नीचगत उच्चगत शत्रु या मित्र नहीं कहना चाहूंगा, क्यों कि है हमारे लिए 9 ही 9 ग्रह एक देवता स्वरूप है। हम किसी देवता को नीच के देवता या उच्च के देवता कह के अपमान नहीं कर सकते। जी। परंतु सूर्य और शुक्र की यदि जो हम प्रकृति की ओर जाते हैं तो शुक्र की प्रकृति अलग है और सूर्य की प्रकृति अलग है। सूर्य एक सिद्धांतवादी, अपने निर्णयों पे अटल रहने वाला, जबकि शुक्र एक स्त्री प्रवृत्ति वाला, चंचल और कुछ भी कभी भी घूम जाने वाला हो जाता है। तो ये 2 ग्रह जब साथ में आते हैं तो सूर्य का प्रभाव उसमें थोड़ा सा नेगेटिव शुरू हो जाता है। क्यों कि जिस तरह की संगत होगी उसी तरह का आपका असर होगा। तो यहाँ पर जो सूर्य का संपूर्ण फल देखने को मिलता है उसके ऊपर उसको लांछन भी लग जाता है। जो हम कई बार न्यूज में पढ़ते हैं कि एक प्रोफेसर ने किसी विद्यार्थी के साथ ये कर दिया, ये बड़े कर्मचारी ने अपने एम्प्लॉयर के साथ ये कर दिया। तो ऐसे योग में सूर्य शुक्र के ऊपर राहु या शनि की दृष्टि आ जाए तो ऐसा कार्य करने के लिए उनका बुद्धि भ्रमित, दिमाग भ्रमित हो जाता है। तो सूर्य और शुक्र का युति कभी भी सही नहीं गिना जाता। सूर्य और शुक्र की यदि जो छठे स्थान में युति है तो उसको लिकर का अथाक शौक होता है। लिकर के साथ में जैसे शुक्र लिक्विड हो गया, उसके सामने चंद्र की दृष्टि आ गई, और साथ में सूर्य यानी अग्नि हो गया, यानी लिकर, सिगरेट, इन सब का शौक उसको अधिक हो जाता है। तो सूर्य और शुक्र की युति कहीं पर भी आप लगा लो, उसके घर के और उसके भाव के अनुसार उसको विपरीत ही फल प्रदान करती है। ये युति यदि जो लग्न भाव में है तो मनुष्य का चारित्र्य एक एक जीवन के साथ में उसके बाह्य भी संबंध काफी देखने को मिल जाते हैं। यही युति यदि जो सप्तम भाव में है तो उसके जो जीवन साथी है उसके साथ ही होना संभव हो जाता है। ये युति जो चतुर्थ या दसम में है तो उसके माता की साइड की जो फैमिली, और दसम में तो पिता की साइड की जो फैमिली है, उसमें कोई ना कोई व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई दोषारोपण हुआ हुआ दिख जाता है। तो सूर्य और शुक्र की युति इतनी शुभ फल प्रदान वाली नहीं होती। सूर्य और शनि की जहां पर हम बात करें तो सूर्य और शनि के फल प्रदान करने में हर एक जनों का अलग अलग मंतव्य रहता है। क्योंकि जी। यदि जो हम भावों की बात करें तो सूर्य से 5 नंबर से यदि जो 10 नंबर हम मकर लग्न की बात करें तो छठा आता है, और 11वें की बात करें तो सब सातवां आता है।
केंद्र से केंद्र का मिलान एक राजयोग भी माना जाता है, परंतु यहाँ पर 5 और 11 दो केंद्रों का मिलान दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट प्रवृत्ति मानी जाती है, विरुद्ध प्रवृत्ति है। सूर्य की प्रवृत्ति अलग है, शनि की प्रवृत्ति अलग है। तो होता क्या है कि जब जब भी सूर्य और शनि साथ में होते हैं तो उसको संघर्ष में युति कही जा सकती है, ना कि कोई और युति हम कह सकते हैं। क्योंकि सूर्य की रक्षा भी शनि करता है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब सबसे ज्यादा और अच्छा पूर्ण प्रभावी और पूर्ण फल अच्छा देने वाला बन जाता है। यही जब शनि सिंह राशि में आता है तब सबसे बुरा फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो जब जी। जब भी शनि के साथ में सूर्य की युति होती है, सूर्य के साथ में शनि की नहीं, यहाँ पर हम डिग्री कल आएंगे। यानी कि शनि के घर में सूर्य जाता है तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाला बन जाता है, जबकि सूर्य के घर में शनि महाराज जाते हैं तो वो इतना सही फल प्रदान करने वाले नहीं बनते। उस बंदे को कष्ट सहन करना पड़ता है, उस बंदे को काफी संघर्ष सहन करना पड़ता है। ऐसी युति में जैसे सूर्य राजाओं का कारक हो गया और उसके ऊपर से शनि का भ्रमण, जो हम हरिश्चंद्र की कहानी सुनते आते हैं कि हरिश्चंद्र राजा था और उसको जल्लाद तक का कार्य करना पड़ा, वो यही सूर्य और शनि का प्रभाव था। जो हरिश्चंद्र की कहानी में भी यही पूरा शनिदेव का ही आता है कि जब शनिदेव का उस पर असर हुआ था तब उसको राजा के मतलब सूर्य को अपनी पदवी पे से भी हटा के और उसको जल्लाद तक का कार्य करने तक को भी प्रेरित कर दिया था। परंतु शनिदेव का एक बहुत बड़ा और अच्छा मुद्दा ये है कि शनिदेव कभी भी किसी को रास्ते पे नहीं आने देते। वो आपकी परीक्षा जरूर लेंगे लेकिन आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे। तो उसी तरह से जैसे राजा हरिश्चंद्र की बात करें तो जल्लाद तक की उनको काम जरूर से करना पड़ा, परंतु जब अंत में उन्होंने अपने ही पुत्र का जब दहन या तो क्रिया करनी आई थी तभी शनिदेव ने प्रकट होके साक्षात होके उसको वापस जीवत दान भी दिया था। तो जो एक लोगों को भ्रमणा रहती है सूर्य और शनि के युति की, वो नहीं रखनी चाहिए। सूर्य और शनि की युति वाला जातक बहुत सटीक दिमाग का होता है, एक दिमाग का होता है, और उसने जब भी कोई कार्य सोच लिया तो वो पूर्णतः करके ही छोड़ता है। ये वाला योग जो भी होता है ना वो किसी के अंडर में काम कर सकता है और ना वो किसी अधिकारी की सुन भी सकता है। जी। अब आते हैं सूर्य और राहु पे। तो सूर्य और राहु नैसर्गिक तरीके से देखने जाए तो वन टाइप ऑफ ग्रहण ही है कि जहां जहां पर भी सूर्य और राहु मिल गया मतलब वो ग्रहण हो गया। परंतु एक्चुअली राहु और केतु जैसे कहा गया है छाया ग्रह है, और राहु और केतु का प्रिडिक्शन हर कोई सही दे भी नहीं पाता है हर वक्त। उसी तरह से इस योग में भी यही होता है। राहु का ना तो कोई घर है ना कोई राशि है, उसी तरह से केतु का ना कोई घर है ना कोई राशि है। कुछ ज्योतिषाचार्यों ने मिथुन, कन्या, मीन और धनु इनको उच्च और नीचगत बताया गया है, लेकिन इसमें हरेक का मंतव्य अलग अलग भी बताया गया है। तो हम उसी मुद्दे पे आएंगे कि राहु और केतु की ना कोई राशि और ना कोई घर है, यानी कि राहु जिस घर में बैठ गया वो उस प्रकृति का हो गया, केतु जिस घर में बैठ गया उस प्रकृति का हो गया। तो अब यदि जो राहु सूर्य के मित्र क्षेत्रीय ग्रह में घर में बैठा है, जैसे कि सूर्य बैठा है बुध के घर में, तो बुध का मित्र कौन हुआ, अगेन हम सूर्य ही आते हैं। तो उस वक्त यदि जो सूर्य सिंह के घर राहु सिंह के घर में बैठा है तो यहाँ पर बैठा सूर्य और राहु की युति खराब फल प्रदान नहीं करेगी। जी। परंतु यदि जो सूर्य जिस घर में है और राहु उसके विपरीत प्रकृति वाले घर में है, तभी जाके सूर्य और राहु की युति आपको खराब फल प्रदान करने वाली बनती है। यदि ये मित्र क्षेत्री वाली है तो ये आपको उच्च का हौदा भी प्रदान करवाती है, बहुत आगे ले जाती है, आपको कभी भी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं होती। राहु एक वायु की गति से आपको ले जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितने आगे चले गए या कितने पीछे रह गए। अब आते हैं केतु की बात। तो केतु का संशोधन युगों युगों से चलता आ रहा है, जो आज तक भी पूरा नहीं हुआ। केतु के जो हम प्रकृति देखने जाए तो उनके सिर ही नहीं है। आज किसी भी मृत्यु का कारक भी देखने जाओ तो हर एक की मृत्यु, चाहे कोई भी बंदा ले लो, उसकी सूक्ष्म अंतर प्रत्यांतर कोई भी देखने जाओगे उसमें केतु देव का ही आपको उसका दशा प्रत्यांतर सूक्ष्म में कहीं ना कहीं नजर आएगा। क्यों? कि केतु के अधिदेवता कौन है? चित्रगुप्त। देवता चित्रगुप्त और अधिदेवता ब्रह्मा है। मतलब आपके किस्मत का लेखा जोखा कौन लिखता है? चित्रगुप्त लिखता है। तो वही चित्रगुप्त जब आपके संसार चक्र में कुंडली के ऊपर भ्रमण करते हैं तब केतु कब आके क्या परेशानी दे जा सकता है वो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। इस केतु पे कंट्रोल करना यदि जो आपने कर लिया तो ये बड़े बड़े तपस्वी जो लाखों वर्ष की आयु तक भी जीते हैं, जो हम सुनते आए हैं देखा नहीं है
कि हम ये भी सुनते आए हैं कि आज की तारीख में हिमालय में हजारों वर्ष से तपस्वी तप तप करते हैं। हालांकि वहां जाने की हिम्मत मेरी क्या किसी की भी अभी अपने एक सांसारिक लोगों में नहीं है, और ना ही हम में वो तपस्या का भाव है। जी तो केतु का कोई भी फल कथन हम प्रॉपर नहीं कर सकते। तो केतु यदि जो जिस राशि में बैठा है तो उस राशि के अनुसार उसकी प्रकृति तो बना ही देता है, परंतु उसके देवता अधिदेवता के चलते, चित्रगुप्त और ब्रह्मा के चलते, यदि जो किसी भी ग्रह के साथ बैठ गया, ना कि सूर्य, उस ग्रह के अंदर कभी ना कभी उतार चढ़ाव वो कब दे देगा वो कोई कह भी नहीं सकता। ये हमने एक शॉर्ट में दो ग्रहों की युति का बताया, जैसे सूर्य चंद्र, सूर्य मंगल, सूर्य बुध, सूर्य गुरु, सूर्य शुक्र, सूर्य शनि, सूर्य राहु, सूर्य केतु। यदि जो हम योगों की आगे बात करने जाएं तो ये योग तो इतने बन जाते हैं कि जैसे अभी हमने द्वियोग चर्चा किया, इसके बाद में त्रियोग आ जाता है। जैसे अब सूर्य चंद्र और मंगल, फिर आता है सूर्य चंद्र मंगल बुध। तो ऐसे 7 ग्रहों तक की युति बनती है। हम उस लेक्चर को इतना लंबा करने जाएंगे तो ये काफी लंबा हो जाएगा। जी तो ये आज के जी। बेस लेक्चर को हम 2 ग्रहों की युति पे मेरे हिसाब से पूर्ण करना चाहिए। अष्टगुरु दीपक जैन की तरफ से धन्यवाद, सभी को प्रणाम। धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को काफी अच्छी और काफी सरल भाषा में जानकारी दी है। और इतने अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को दो ग्रहों का बताया है। जैसा कि आपने बोला कि हम सीरीज में भी इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, और आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। जी, अष्टगुरु थैंक दीपक यू। जैन की तरफ से सभी को प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।